नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब। देखो कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं ग्लास की एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको अगर आप लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर भी चढ़ सकता है और इसके अंदर थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड कौन से टाइप का है। तो कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है किसी भी ग्लास की या किसी भी एक पतली सी ट्यूब को जिसको आप किसी लिक्विड में डिप करते हो और मान लो कि उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है इसके अंदर, तो ये जो फिनोमेना हो रही है लिक्विड के ऊपर चढ़ने की, उस कैपिलरी ट्यूब में ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल लेवल होगा ना वाटर का उससे ज्यादा ऊपर पानी चढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाना, कैपिलरी राइज बोलते हैं इसको। तो कैपिलरी राइज को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। और कैपिलरी ट्यूब इस ग्लास की या कोई भी मटेरियल की एक पतली सी ट्यूब को बोला जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में इसको आप कहीं पे देखते हो क्या? हाँ, बहुत सारी जगह पे देखते हैं। जैसे कोई एक पेड़ होता है, पेड़ के अंदर सबसे टॉप पे जो पत्ता होता है उसके पास भी पानी पहुंच जाता है जड़ों से। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के अंदर जो उसका जो तना है, जो इसका स्टीम है, उसके अंदर पतली पतली कैपिलरी ट्यूब होती है और उनसे पानी है वो ऊपर चढ़ता रहता है। और ऊपर वाले टॉप पे जो पत्ता है, मतलब कई फीट हाइट के पेड़ होते हैं, उनमें टॉप वाले पत्ते के पास भी पानी पहुंच जाता है, तभी वो हरा रहता है भाई, नहीं तो सूख जाता। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ता है पहले वो समझते हैं। इसका क्या रीजन है कि इसमें ऑटोमेटिकली पानी नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ जाएगा। मान लो कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको आपने पानी के अंदर डिप किया, ग्लास की ट्यूब है उसको पानी के अंदर डिप कर दिया, तो पानी के अंदर जैसे डिप करोगे तो उसके अंदर जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव टाइप की बन जाएगी इस तरीके से। पानी और ग्लास के लिए जो मेनिस्कस है ना वो कॉनकेव टाइप की होती है, तो ये कॉनकेव शेप की बन गई। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, ये जो मेनिस्कस है इसकी शेप अगर कॉनकेव है तो इसके ऊपर वाली साइड में प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे वाली साइड में प्रेशर कम होगा। ये आपको बताई हुई चीज है। कॉनकेव वाली साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स वाली साइड में प्रेशर हमेशा कम होता है। तो इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और नीचे वाली साइड में प्रेशर क्या होगा, कम। मैं एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ए पॉइंट, क्योंकि एयर के अंदर है, इस वाटर के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, पी नोट बोल देते हैं उसको। और ये जो पॉइंट है मान लो बी, ये जस्ट इस वाटर की जो टॉप सरफेस है इसके जस्ट नीचे है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पानी के अंदर है और कॉन्वेक्स वाली साइड में है। देखो ए पॉइंट तो कॉनकेव वाली साइड में है, इस मेनिस्कस की जो कॉनकेव वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड है, तो उधर है ए पॉइंट, और नीचे वाली साइड में कौन है, बी पॉइंट। अब बी पॉइंट क्योंकि कॉन्वेक्स वाली साइड में आ गया, इसका मतलब इस पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए, तो वो बराबर होता है 2T/R के, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ना वो आएगा P नोट माइनस 2T/R। R मतलब रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा जो एयर का प्रेशर है, और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो इससे थोड़ा सा कम रहेगा, और कितना कम रहेगा, 2T/R। ये एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है ना वही लगाया मैंने भाई, इधर प्रेशर ज्यादा इधर कम, तो कितना डिफरेंस है, 2T/R का डिफरेंस है। तो ऊपर अगर पी नोट है तो नीचे कितना होगा, 2T/R कम होगा ना, इसलिए पी नोट में से 2T/R माइनस कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस लिक्विड के अंदर इस बी पॉइंट के लेवल पे ही एक और पॉइंट ले रहा हूं, सी पॉइंट। अब आप खुद बताओ कि ये जो सी पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ये सेम लेवल पे है पानी के अंदर, और अगर सेम लेवल पे हैं तो इन पे प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस लिक्विड के अंदर सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना उन सब पे प्रेशर बराबर होता है, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। और ये जो सी पॉइंट है ये जस्ट ये जो लिक्विड की सरफेस से इससे नीचे है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो लगभग जो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, पी नोट। अब क्योंकि सी और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो इनका प्रेशर बराबर होना चाहिए, जबकि यहां से हमको इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि बी पॉइंट का प्रेशर तो कम है और सी पॉइंट का ज्यादा है, क्योंकि सी पॉइंट का पी नोट के बराबर होगा। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इस बी पॉइंट पे प्रेशर कम आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो नेचुरली क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है या जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। और कब तक ऊपर चढ़ता रहता है, जब तक ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर उतना ही नहीं हो जाए जितना इस सी पॉइंट पे प्रेशर है। सी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो इस पॉइंट पे
प्रेशर को बराबर करने के लिए ऑटोमेटिकली लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इस बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो उसके बाद में लिक्विड ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये फिनोमेना होती है इसके अंदर। ठीक है, अब कितनी हाइट तक लिक्विड इसमें चढ़ पाएगा? मान लो h हाइट तक लिक्विड चढ़ गया इसके अंदर, तो h हाइट के बाद में क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि h हाइट तक लिक्विड चढ़ने के बाद में इतना इतना ये जो लिक्विड कॉलम बनेगा, इसकी वजह से जो नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहा होगा वो लिक्विड को और ऊपर नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि लिक्विड ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये जो लिक्विड है नीचे, ये उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि भाई लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब लिक्विड ऊपर चढ़ता जा रहा है तो एक लिमिट तक तो चढ़ेगा, उसके बाद में इस लिक्विड कॉलम का इतना वेट फोर्स बन जाएगा कि ये और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, फिर तो वहां पे जाके रुक जाता है फिर। तो ये एक्टिविटी होगी यहाँ पे। हमको ये पूछा जाता है कि ये हाइट कितनी है, मतलब कितनी हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ पाएगा। अपने काम की चीज ये है, तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे अब। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने। मान लो कि लिक्विड इसके अंदर राइज हो रहा है और ये जो मेनिस्कस है इसकी शेप है यहाँ पे कॉनकेव, और इस मेनिस्कस की जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर के बराबर, कैपिटल आर बोल देते हैं इसको। मेनिस्कस की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर के बराबर है। और नॉर्मल लेवल से मान लो एच हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया। कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया? एच हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया। ये वाली हाइट है ना, ये मैंने वहां पे ड्रॉ करी है। ठीक है, हमको एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये कि लिक्विड इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो यहां तक ही ऊपर चढ़ पाया, उसके बाद में नहीं चढ़ेगा ऊपर। लिक्विड इतना ही ऊपर चढ़ेगा ताकि वो इस एक्सेस प्रेशर को खत्म कर दे, यानी कि 2T/R को कैंसिल कर दे। तो मैं लिखूंगा कि ये जो एक्सेस प्रेशर है 2T/R, कैपिटल आर यहाँ पे मेनिस्कस की रेडियस होती है ये, तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर ही लिख देता हूँ। ये कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। और जब ये एक्सेस प्रेशर बराबर हो जाएगा इस एच हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा कितना? रो जी एच के बराबर, तो फिर लिक्विड और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा इसके अंदर। ठीक है, रो जी एच मतलब इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर, और वो किसके बराबर होना चाहिए? जो प्रेशर डिफरेंस है ना सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, जो प्रेशर डिफरेंस अभी हमने बात करी थी 2T/R, इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई एक तरह से, और लिक्विड और ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिलरी आर है इसकी जगह नॉर्मली हमें इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस गिवन होती है। किसकी रेडियस गिवन होती है? ये जो कैपिलरी ट्यूब आप यूज कर रहे हो ना, ये कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल, इसकी रेडियस ये गिवन होगी। अगर आपको कैपिटल आर गिवन है और स्मॉल आर आपको चाहिए फॉर्मूले के अंदर, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ये एक्सिस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये मेनिस्कस है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। सॉलिड के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। अभी ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वर्टिकल लाइन है। टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? 90 डिग्री, उसमें से ये थीटा है, तो ये कितना एंगल बचा? 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये है रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस है r, और रेडियस हमेशा जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ की गई है इस टेंजेंट के ऊपर। ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो हमने बोला ये 90 माइनस थीटा एंगल है, तो ये कितना बनेगा? फिर ये थीटा बनना चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए ऑब्वियसली। अब ये जो इतना सा डायग्राम है इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाली साइड है r, ये एंगल है थीटा, ये वाली साइड है स्मॉल r। तो बताओ अगर मुझे कैपिटल R को हटाना है तो कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन बनेगा? एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए हमको, तो cos थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बताओ कैपिटल R इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्मॉल r अपॉन cos थीटा लिखेंगे। आया समझ में? अगर आपके पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई यहां से, तो ये उठा के इसमें पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। R की जगह क्या लिखना है? स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो बताओ h इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से ये cos थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और ये रो और g नीचे ले आओ इधर, ये रो और g इसके नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया कैपिलरी राइज का। कैपिलरी राइज मतलब कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसका फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। फॉर्मूला है h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है,
एक चीज याद रखना, कई क्वेश्चंस में एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं होता, तो उसमें आपको ये जो थीटा है इसको 0 डिग्री लेके सॉल्व कर देना है। फिर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, तो आप वो पुट कर दो, इसमें सॉल्व कर लो। अगर थीटा गिवन नहीं हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया गया हो, तो थीटा कितना लेना है 0। अगर थीटा 0 लोगे तो cos 0 1 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 2t अपॉन r रो जी। ये आपका आंसर रहेगा। और एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होगा उसकी जो हाइट है वो आर के, देखो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यानी कि जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी लिक्विड उतना ही उसमें ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। ऐसे नहीं कि आप मोटा सा पाइप डाल दो पानी में कि हाँ भाई पानी ऊपर चढ़ेगा, इसके अंदर मोटर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आर को ज्यादा रखोगे तो एच की वैल्यू कम आएगी, लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ेगा ही नहीं उसमें। पतली सी ट्यूब होनी चाहिए, जितनी पतली ट्यूब होगी उसको पानी में डिप करके देखना, उतना ही उसमें ज्यादा हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कुछ अलग अलग केस आपको दे रखे हैं, ये आप याद रखो। जैसे एक ग्लास की ट्यूब है, उसको पानी में डिप करोगे तो आप देखोगे कि पानी का लेवल उसमें राइज हो जाएगा। ठीक है, और जो मेनिस्कस है उसकी शेप क्या बनेगी, यहाँ पे कॉनकेव टाइप की। मेनिस्कस की शेप क्या है, कॉनकेव टाइप की है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसके लिए क्या होगा, 90 से छोटा बनेगा। लेवल क्या होगा, राइज या डाउन, राइज होगा, ऊपर चढ़ेगा ना। ठीक है, अगर आप किसी भी सिल्वर की ट्यूब को, चांदी की कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब हो, उसको पानी में डिप कर दो तो ना तो इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा ना नीचे आएगा, है ना, वहीं का वहीं रहेगा। तो इस केस में जो मेनिस्कस है वो क्या है, प्लेन है, प्लेन शेप की है ना, एकदम प्लेन है एकदम। ये मेनिस्कस की शेप है, देखो ये प्लेन है एकदम। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। लेवल राइज होगा या डाउन, नो राइज होगा, इसमें लेवल राइज नहीं होगा। और लास्ट इसमें एक ग्लास की ट्यूब है, उसको आप मरकरी के अंदर डिप करो तो लिक्विड का जो लेवल होगा ना इसके अंदर वो नॉर्मल लेवल से भी कम रहता है, इसके अंदर नीचे रहेगा ये। ठीक है, मेनिस्कस की शेप क्या है, कॉन्वेक्स टाइप की है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा इसके लिए, 90 से बड़ा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड है वो फॉल होगा, गिरेगा नीचे, मतलब नॉर्मल लेवल से भी नीचे रहेगा, इसके अंदर राइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड अलग टाइप का ही है। लिक्विड अगर अलग टाइप का है तो कैपिलरी ट्यूब चाहे पतली हो फिर भी इसमें लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। क्यों, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो लिक्विड को ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर एक लो है जिसको हम बोलते हैं जूरिन्स लो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होता है उसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो इसी को हम बोलते हैं जूरिन्स लो। क्या बोलते हैं उसको, जूरिन्स लो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो h की वैल्यू है वो r के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम बोलते हैं जूरिन्स लो, जिसके अकॉर्डिंग अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम होगी तो लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज होगा, अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस ज्यादा होगी तो लिक्विड कम राइज होगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सा लो है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कैपिलरी राइज का, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। फॉर्मूले के अंदर ये क्या क्या चीजें ये आपको पता है ना, T मतलब सरफेस टेंशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, R मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस कितनी है, ये जो रेडियस होती है ना ये लिया है हमने R। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो इसके अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसकी डेंसिटी कितनी है वो है यहाँ पे रो। और जो हाइट है यहाँ पे, जितनी हाइट तक लिक्विड नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ पाएगा वो है h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ये है कि मान लो कि आप इस ट्यूब को टेढ़ा कर देते हो तो लिक्विड कितनी हाइट तक इसमें ऊपर चढ़ेगा, तो हाइट ऑफ द लिक्विड वही रहेगी, हाइट ऑफ द लिक्विड वही रहेगी, लेकिन लेंथ ऑफ द लिक्विड बढ़ जाएगी। मतलब जैसे पहले ट्यूब को ऐसे रखा था, ठीक है, ये मान लो ट्यूब है, इसको इस तरीके से रखा गया था तो इसमें लिक्विड मान लो h हाइट तक ऊपर चढ़ गया था। ठीक है, अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर देते हो तब भी हाइट सेम रहेगी, लिक्विड की हाइट, जो हाइट इसमें लिक्विड की रहेगी ना वो उतनी की उतनी होगी h के बराबर, वो राइज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इसको टेढ़ा कर दिया तो लिक्विड की जो लेंथ है, देखो ये वाली जो लेंथ है ये तो बढ़ी गई ना, देखो पहले इतनी लेंथ तक था इसमें लिक्विड, अब इतनी लेंथ तक है, तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही ऊपर। तो जब भी आप इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर दोगे लिक्विड के अंदर, मान लो वर्टिकल से आपने इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया,
तो इसके अंदर कितनी लेंथ तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा इसमें, तो इसको एल मान लेते हैं। ये एल कैलकुलेट करके बताना है आपको, ये जो लेंथ है ना इसको एल बोल रहा हूँ। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये वाली हाइट है एच के बराबर और ये वाली लेंथ एल आपको कैलकुलेट करनी है और ये एंगल हमने बताया थीटा। तो बताओ क्या रिलेशन होगा इसमें, एंगल के एक साइड में ये बेस है ये हाइपोटेनियस है, तो रिलेशन होगा cos थीटा इक्वल टू एच बाई एल। तो बताओ जो एल है वो कितना आएगा, एच अपॉन cos थीटा के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कैपिलरी ट्यूब को आप टेढ़ा कर दोगे तो पहले जितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ रहा था इसमें वो डिवाइडेड बाई cos थीटा, इतनी लेंथ तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। एल की बराबर, एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच बाई cos थीटा के बराबर होगी। तो ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड स्पेशल पॉइंट ये है कि मान लो कि आप किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप कर देते हो। मान लो ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब है, लिक्विड इसमें इतनी हाइट तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है, इतनी हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया। अभी अब आपने ये एच हाइट मेजर कर ली, ये मान लो 5 सेंटीमीटर आ रही है। अब आपने कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है या उसकी लेंथ है उसको छोटा कर दिया काट के। मान लो आपने इतनी सी कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप करी, सेम साइज की है सेम रेडियस की है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें लिक्विड उसी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे ऊपर जाके ऐसे फाउंटेन की तरह बाहर गिर रहा होगा पानी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, नॉर्मल कंडीशन में तो इसमें एच हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है मान लो 5 सेंटीमीटर तक, लेकिन जैसे आप ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका साइज आप छोटा कर दोगे, कम लोगे हाइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिक्विड इसमें इस टॉप लेवल तक चढ़ेगा और उसके बाद में ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और रेडियस बढ़ने से क्या होगा, जो एच की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके पानी रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इससे ऊपर जाके इसी हाइट तक ऊपर जाके पानी ऐसे बाहर गिर रहा होगा फाउंटेन की तरह, ये नहीं होता इसके अंदर। तो ये मत सोचना कि भी हाँ कम हाइट की कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो पानी उसी हाइट तक जाएगा, नहीं, पानी उसी हाइट तक जा पाता है जितनी हाइट की ये कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है। इससे ज्यादा है तब तो यहाँ तक ही रहेगा, लेकिन इससे कम ली है तब जितनी उसकी हाइट होगी ना उस लेवल तक इसमें लिक्विड भरा हुआ रहेगा, ठीक है। आया समझ में ये, ठीक। और एक चीज ये याद रखो, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट देखो कि जब भी किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ता है, मान लो कि ये लिक्विड है और ये एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर आपने डिप करी हुई है, तो लिक्विड इसके अंदर कितनी हाइट तक चढ़ पाएगा, जब तक ये जो लिक्विड कॉलम बन रहा है इसका जो वेट फोर्स बनेगा वो वेट फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस ग्लास की ट्यूब से चिपके हुए हैं, मतलब उनसे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो इस वेट फोर्स के जब तक बराबर नहीं होता तब तक लिक्विड राइज होता रहेगा। जैसे ही जो वेट फोर्स है इस लिक्विड कॉलम का, एच हाइट के लिक्विड कॉलम का जो वेट फोर्स बनेगा वो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो इस ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में होंगे, जो सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे, उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में फिर लिक्विड और ज्यादा राइज नहीं हो पाएगा, फिर वो बैलेंस हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस ग्लास के ट्यूब के कांटेक्ट में होंगे वो कितने होंगे, ट्यूब की जो सर्कमफेरेंस अगर वो 2 पाई आर है तो 2 पाई आर लेंथ के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से जो सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो बराबर होगा टी इंटू 2 पाई आर के बराबर। और ये जैसे ही वेट फोर्स ऑफ द लिक्विड यानी कि mg इसको बैलेंस कर देगा उसके बाद में लिक्विड राइज होना बंद हो जाएगा। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस लिक्विड कॉलम का वेट कितना है, तो वेट किसके बराबर होगा, T इंटू 2 पाई आर के बराबर होगा। ऐसे आप इस वेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, इसके बारे में याद रहेगा, ठीक है। देख लो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चंस पे आते हैं अब। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ए लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। तो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में तभी लिक्विड राइज होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से छोटा हो। याद रखना है अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से छोटा होगा तभी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो राइज होगा, ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, किसी एच हाइट तक चढ़ जाएगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा हुआ, यहाँ पे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 90 से छोटा, तब ये केस होगा। अगर 90 से अगर छोटा एंगल बनेगा तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर राइज होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लिक्विड है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, जो नॉर्मल कंडीशन है उससे भी नीचे रहेगा, मतलब
लिक्विड यहाँ तक रहेगा। मान लो जो नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल जो इसका लेवल है उससे भी थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसके अंदर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, याद रखना है। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो एकदम इसी लेवल पे रहेगा। जो लिक्विड का लेवल है ना, बाहर लिक्विड का लेवल होगा उसी लेवल तक कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी लिक्विड होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है सही वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से छोटा है तभी लिक्विड उसमें राइज होगा। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा है तो लिक्विड उसमें राइज नहीं होगा, फॉल हो जाएगा, नॉर्मल लेवल से भी नीचे रहेगा। और अगर एंगल 90 के बराबर है तो जो लिक्विड का लेवल है उसी लेवल पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी आपको लिक्विड दिखाई देगा। ठीक है, याद रखना है ये। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैपिलरी ट्यूब्स P and Q are dipped in water. The height of the water level in capillary P is 2/3 of the height in capillary tube Q. The ratio of their diameters is, तो उनके diameters का रेशियो क्या होगा? तो दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहा है P और Q। ये बोल रहा है कि जो वाटर लेवल है, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन कैपिलरी P, यानी हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी P इज 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब Q। ये आपको हिंट दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। अब हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होती है कैपिलरी ट्यूब में? H इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दोनों कैपिलरी ट्यूब में सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेम रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसको भी छोड़ दो। cos थीटा में थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सेम टाइप का लिक्विड है दोनों कैपिलरी ट्यूब में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दोनों के लिए सेम होगा। टी मतलब सरफेस टेंशन, ये भी दोनों के लिए सेम होगा। तो सारी चीजें कांस्टेंट हो गई बस रेडियस को छोड़ के, यानी कि जो h की वैल्यू है वो रेडियस की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइट का जो आपको रेशो दिया हुआ है, एक तरह से हिंट दिया हुआ है कि एच पी इक्वल टू 2/3 ऑफ एच क्यू है, तो उससे आप रेडियस का रेशो या रेडियस का रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। रेडियस ऑफ पी और रेडियस ऑफ क्यू, इनका रेशो हम फाइंड करेंगे। और जो रेडियस का रेशो होता है वो डायमीटर का रेशो होता है, ये आपको पता ही है। जो रेडियस का रेशो आएगा ना वो डायमीटर्स का रेशो होता है। तो रेडियस ऑफ पी एंड रेडियस ऑफ क्यू ये बराबर होगा h4p डिवाइडेड, सॉरी h, ये बराबर होगा h4q डिवाइडेड बाई h4p। ठीक है, रेडियस के अपोजिट रेशियो में आपको लेना है हाइट का रेशियो, क्योंकि h r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेडियस ऑफ p डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ q बराबर होगा h4q डिवाइडेड बाई h4p। अब ये h4q और h4p में रिलेशन आपको पता ही है यहाँ से, तो आप लिख दो यहाँ पे rp अपॉन rq बराबर होगा, अब hq अपॉन hp क्या आएगा? hq अपॉन hp आएगा 3/2 के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा? 3/2, क्योंकि जो रेडियस का रेशियो है वही डायमीटर का रेशियो है, तो आप डायमीटर ऑफ p और डायमीटर ऑफ q इनका रेशियो भी अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 3/2 ही आएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. तो बोला कि अगर हम डबल रेडियस की कैपिलरी ट्यूब उसके अंदर डिप करेंगे तो फिर उसके अंदर जो मास ऑफ द लिक्विड है वो कितना होगा। दो अलग अलग केस है, देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई लिक्विड भरा हुआ है कहीं पे, आपने दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप करी। ये पहली कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर इतनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया, h हाइट तक, इसकी रेडियस है स्मॉल r। दूसरी कैपिलरी ट्यूब थोड़ी ज्यादा थिकनेस की है, मोटी है वो, उसकी रेडियस क्या है? ज्यादा, 2r रेडियस इसकी, रेडियस इसकी ज्यादा है तो इसके अंदर लिक्विड, क्योंकि रेडियस ज्यादा होती है तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कम हाइट तक ऊपर चढ़ पाता है, पता है ना सबको। जैसे पहले वाली कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड h1 हाइट तक ऊपर चढ़ गया, दूसरी वाली कैपिलरी ट्यूब में किसी h2 हाइट तक ऊपर चढ़ेगा और h2 यहाँ पे h1 से कम होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना h का वो होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g, और r के h इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा थिकनेस की आप कैपिलरी ट्यूब लोगे उसमें लिक्विड का लेवल उतना ही कम रहेगा, नीचे रहेगा मतलब। ठीक है, अब आपको मास कंपेयर करवा रहा है। ये वाला जो लिक्विड कॉलम है या इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, इसका मास है सपोज करो m, जो कि आपको 5 ग्राम दे रखा है, m1 बोल देते हैं इसको, ये 5 ग्राम के बराबर है। तो इस वाले
कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज होगा उसका मास है मान लो m2, तो ये m2 आपको पूछा जा रहा है कि m2 कितना होगा। अब मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब सेम लिक्विड दोनों के अंदर राइज हो रहा है तो डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम हो गई। अगर आप वॉल्यूम फाइंड कर लेते हो कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो मास का रिलेशन अपने पास आ जाएगा या मास की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये सिलेंड्रिकल है क्योंकि इसकी रेडियस आपको गिवन है। सिलेंड्रिकल ये कैपिलरी ट्यूब है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है लिक्विड कॉलम की, h। पहले वाले के लिए h1 है जैसे, तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम से तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ द लिक्विड कॉलम इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है, h के बराबर। ठीक है, मैं r का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मास का रिलेशन r के साथ क्या है, क्योंकि r की इंफॉर्मेशन अपने पास है, h की तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो एक काम करो, यहां से h को हटा दो इस वाले फॉर्मूले से, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2t कॉस थीटा अपॉन r रो g। अब एक आर देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल कर दो, और बाकी चीजें अगर ध्यान से देखोगे तो वो कांस्टेंट है, रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बाकी चीजें कांस्टेंट है यहाँ पे दोनों लिक्विड्स के लिए। सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, टी की वैल्यू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कॉस थीटा यहाँ पे, थीटा क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी कांस्टेंट, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर आ गया, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मास का जो रेशियो होगा दोनों कैपिलरी ट्यूब में m1 अपॉन m2 वो बराबर होगा r1 अपॉन r2 के। m1 5 ग्राम दे रखा है, m2 फाइंड करना है, r1 आपको दे रखा है r2 दे रखा है 2r। तो बताओ m2 कितना आएगा, m2 सॉल्व करोगे तो ये 10 ग्राम के बराबर आएगा। मतलब दूसरी वाली कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड होगा उसका मास कितना होगा, 10 ग्राम के बराबर होगा। लिक्विड कॉलम की हाइट तो कम रहेगी लेकिन क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है ना कैपिलरी ट्यूब की, इसलिए इसमें ज्यादा मास आएगा वाटर का, ठीक है, जो कि पहले से डबल होगा। तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। अब याद ये रखना है कि मास ऑफ द लिक्विड कॉलम है ना, मास ऑफ द लिक्विड कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डायरेक्टली याद रखो, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आया समझ में, डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1 अपॉन r2, है ना, उससे डायरेक्टली आंसर निकाल देना। आया समझ में, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 एंड ρ3 विद ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 एंड इट इज ग्रेटर देन ρ3। मतलब ρ1 सबसे ज्यादा है, फिर ρ2 कम है और ρ3 सबसे कम है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T राइज टू द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। 3 आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब है, मतलब तीनों की रेडियस सेम हो गई, तीनों के लिए जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है वो सेम हो गया, लेकिन तीनों लिक्विड्स की डेंसिटीज अलग अलग हैं, डेंसिटी आपको अलग अलग बता रखी है। तो ये पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट θ1 θ2 एंड θ3 ऑबेज। अब θ1 θ2 और θ3 में क्या रिलेशन होगा वो आपको बताना है। बिल्कुल आसान है, देखो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बराबर होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। और आप एक चीज नोटिस करो, तीनों कैपिलरी ट्यूब के लिए h की वैल्यू सेम, ठीक है, h कांस्टेंट हो गया, मतलब रेडियस तीनों के लिए सेम क्योंकि आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब है, g की वैल्यू कांस्टेंट, और 2 और t यानी सरफेस टेंशन कांस्टेंट, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या बचा फिर, cos थीटा बचा, ठीक है। और जो एक एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसको आपको रिलेट करना है डेंसिटी से, तो यहाँ पे एक तो cos थीटा बचा और एक रो बचा, बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट मानी जाएंगी क्योंकि तीनों कैपिलरी ट्यूब को आप इसे लिक्विड में डिप कर रहे हो और डेंसिटीज अलग अलग हैं तीनों की, उसके अकॉर्डिंग जो हाइट आ रही है वो सेम आ रही है क्योंकि तीनों के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है इसलिए। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट मानना है, तो आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब है तो r कांस्टेंट है और g की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो रो को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos थीटा रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा,
मैं लिख के बता देता हूं। जैसे cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू यहां से लिखा जाएगा एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2t। अब देखो यहाँ पे cos थीटा और रो को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो के। अब अगर रो की वैल्यू ज्यादा होगी तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अगर रो की वैल्यू ज्यादा है तो उससे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। ऐसा क्यों, क्योंकि cos थीटा फंक्शन की वैल्यू थीटा बढ़ने पे घटती है और थीटा कम होने पे बढ़ती है ना, ये याद है ना सबको। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे तो होती है 1 और 90 डिग्री पे होती है 0, यानी कि उल्टा है। तो अगर थीटा cos थीटा अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, कम होगा। तो इसको डायरेक्टली इससे रिलेट कर दो। अब मतलब रो की वैल्यू अगर ज्यादा है तो थीटा क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, अगर रो 1 सबसे ज्यादा है तो थीटा 1 सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक तरह से, है ना। तो मैं लिख देता हूं रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से। इसलिए हम ये लिखेंगे कि जिसके लिए या उसको ऐसे लिख देता हूं, यहां से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो लिख देते हैं। तो जिसके लिए रो की वैल्यू कम है जिस लिक्विड के लिए, उसके लिए थीटा सबसे ज्यादा होगा। तो मैं लिखूंगा थीटा 1, क्योंकि रो 1 सबसे ज्यादा है तो थीटा 1 सबसे कम होगा, थीटा 2 उससे ज्यादा होगा और थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा। और क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज हो रहा है तो एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ बनना चाहिए। तो ये जो तीनों एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 0 से लेके 90 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 0 से तो बड़े होंगे, π/2 से कम होंगे, लेकिन थीटा 1 सबसे कम होगा और थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब if the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h, then आपको बताया था कि अगर किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर किसी h हाइट तक लिक्विड ऊपर राइज होता है, h हाइट तक उसमें लिक्विड चढ़ता है मान लो, तो अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब की हाइट इससे कम ले लेते हो तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें से ऊपर से ऐसे पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसी हाइट तक ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना इस कैपिलरी ट्यूब की हाइट होगी उसी लेवल पे पानी आके रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे यहाँ तक ही पानी आके क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और ये जो रेडियस ऑफ द मेनिस्कस अगर ये बढ़ जाएगी तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यहाँ पे जो मेनिस्कस की रेडियस है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे रेडियस हो जाती है ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपने हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जितनी एक्सपेक्टेड हाइट है उससे कम ली है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप और छोटी कैपिलरी ट्यूब लोगे तो ये और कम हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें से पानी ऊपर से बाहर निकल रहा फाउंटेन बन गया, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो इसमें डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, है ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ये समझ रहे हो ना। मेनिस्कस की रेडियस यहाँ पे तो होगी कम, देखो ये वाली जो रेडियस होगी ना मेनिस्कस की, इसको कैपिटल आर बोल रहे हैं, ये यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई नहीं यहाँ पे। और मेनिस्कस की रेडियस अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला ये होता है h इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल आर रो जी। तो कैपिटल आर की वैल्यू मेनिस्कस की जो रेडियस है उसका ये रिलेशन होता है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो आर अगर बढ़ जाएगा तो h की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जितने कम आप हाइट की ये कैपिलरी ट्यूब लोगे ये आर उतना ही बढ़ता जाएगा अपने आप ही, और हाइट उस कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट होगी ना उतनी लेवल तक इसमें पानी ऊपर चढ़ेगा, उससे ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन। अगर कोई भी लिक्विड है वो अगर सॉलिड को गीला करेगा तो उसकी जो वेटेबिलिटी है, गीला करने की जो कैपेबिलिटी है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा होता है तो वो लिक्विड उस सॉलिड को भिगो पाता है, वेट कर पाता है, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है तो फिर भिगो नहीं पाता। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड द लिक्विड, इसके ऊपर डिपेंड करेगा,
जो वेटेबिलिटी होती है ना किसी भी चीज के, लिक्विड के किसी सॉलिड को गीला करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्ज वर्टिकली इन ए लिक्विड रिकॉर्ड्स ए राइज ऑफ 3 सेंटीमीटर। इफ द ट्यूब इज इमर्ज इन द लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम अलोंग द ट्यूब इज। कोई कैपिलरी ट्यूब है उसको ऐसे वर्टिकली रखा तो इसके अंदर जो लिक्विड राइज हो रहा है कितनी हाइट तक राइज हो रहा है, h हाइट तक इसमें लिक्विड राइज हो रहा है। इस तरीके से h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ गया। फिर आपने क्या किया, इस कैपिलरी ट्यूब को टेढ़ा कर दिया, इस तरीके से कर दिया, वर्टिकल से कितने एंगल पे घुमा दिया इसको, तो वर्टिकल से इसको 60 डिग्री एंगल पे घुमा दिया। तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ द लिक्विड वो तो सेम ही रहेगी, h की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे h की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम है जिसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू अलग आएगी, L की वैल्यू अलग होगी, h तो सेम है दोनों कंडीशन में। टेढ़ा करने से हाइट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन लेंथ ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेढ़ी कर दी ना कैपिलरी ट्यूब, तो ये लेंथ अब h से तो ज्यादा ही होगी। तो आपको पूछा जाता है कि ये जो L है वो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एच अपॉन कॉस थीटा। तो ये लगा दो डायरेक्टली, h कितना है यहाँ पे, तो पहले कितनी हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा था इसमें 3 सेंटीमीटर तक, तो 3 लिख दो, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर अपना आंसर। मतलब 6 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें, 6 सेंटीमीटर लेंथ तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, हाइट तो सेम रहेगी 3 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी अब 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन ए कैपिलरी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द मून द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द सेम कैपिलरी विल बी। देखो जो मून है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है, ये आप याद रखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। अब ये बोल रहा है कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को अर्थ के ऊपर रखते हैं तो उसमें h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ता है। अगर उसी कैपिलरी ट्यूब को हम मून के ऊपर ले जाएं और सेम लिक्विड उसके लिए यूज करें तो उसमें कितनी हाइट तक उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, तो h का फॉर्मूला क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब आप खुद बताओ कि बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी, g के ऊपर h की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि सेम कैपिलरी ट्यूब ले रहे हो, सेम लिक्विड ले रहे हो, सारी चीजें सेम है, बस प्लेनेट आपने चेंज कर दिया जिसे g की वैल्यू चेंज हो गई। तो h की वैल्यू g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब h1 अपॉन h2 ये किसके बराबर आएगा, या इसको ऐसे लिख देते हैं h एट द अर्थ h एट द मून इक्वल टू g एट द मून डिवाइडेड बाई g एट द अर्थ। अब देख लो अर्थ के ऊपर हाइट है h, मून के ऊपर आपको पूछी जा रही है gm, यहाँ पे कितना होगा 1/6 टाइम्स ऑफ g एट द अर्थ, यानी 1/6 आ जाएगा ये रेशो। तो ये आएगा hm यानी कि और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ये आएगी hm इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ h, यानी कि अर्थ के ऊपर अगर h हाइट पे लिक्विड जा रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो मून के ऊपर वो 6 टाइम ज्यादा हाइट के ऊपर जा रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए कैपिलरी इज 2 × 10⁻³ मीटर, ए लिक्विड ऑफ वेट 6.28 × 10⁻⁴ न्यूटन में रिमेन इन द कैपिलरी, देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बी। देखो किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड रहता है उसका जो वेट फोर्स है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे h हाइट तक इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ा हुआ है तो इसके ऊपर जो वेट फोर्स लग रहा होगा लिक्विड कॉलम का जो वेट फोर्स होगा mg वो बराबर होगा T × 2πr के। r मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, T मतलब सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस r है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो 2πr होगी। तो 2πr सरकमफेरेंस के ऊपर जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इस ग्लास के ट्यूब को पकड़ के रखा है।
अब लिक्विड नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, सरफेस टेंशन ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अधेसिव फोर्स की वजह से इस ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो बराबर होगा T इंटू 2πr के। इसने क्या पूछा आपको, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड पूछा है, तो T इक्वल टू आ जाएगा वेट फोर्स mg डिवाइडेड बाई 2πr। mg की वैल्यू डायरेक्टली इसने क्वेश्चन में दी है अपन को 6.28 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर -3। सॉल्व कर लो इसको। ये देखो 3.14 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6.28 बनेंगे, ये तो पूरा ही कैंसिल। ये आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 बचेगा, तो इसको आप 0.05 न्यूटन पर मीटर। है कोई ऑप्शन ऐसा? सेकंड वाला ऑप्शन है। 5 इंटू 10 टू पावर -2 का मतलब यही होता है 0.05 न्यूटन पर मीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बोलो आया क्या समझ में?